हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको आज बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बुक की जरूरत नहीं, आप यहीं पे पूरा याद करके जाएंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो पे जाएंगे। हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक वीडियो हमने दिया था, उसमें हमने बताया था कि कोई भी स्टैटिक चार्ज अगर है, कोई चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में है, चार्ज क्यू, इसका मोशन v इक्वल टू 0, अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट कंडीशन में क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्यू एट रेस्ट इट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अगर चार्ज क्यू, ये जो आवेश है जिसको हम चार्ज बोलते हैं, ये आवेश अगर गतिमान हो जाए और इसकी गति कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट, वेरिएबल वेलोसिटी पे मूव नहीं करेगा। किस पे? विद कांस्टेंट स्पीड, v इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब चार्ज मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यही चार्ज हमारा बन जाएगा करेंट। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये वैद्युत धारा जब हमारा चार्ज क्यू मूविंग कंडीशन में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए I को बोलते हैं करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टाइम के रिस्पेक्ट में अरे करंट हमारा कोई भी चार्ज मूव करता है तो वो बन जाता है करंट। अब यहां पे क्या हुआ? जब करंट है तो हम जानते हैं जब करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड देगा। जब ये मूव करेगा, करंट फ्लो करेगा किसी वायर में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र देगा। क्या देगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या देगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देगा ये। ठीक। अब बात ये है कि जब चार्ज हमारा मोशन कंडीशन में आ गया विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये वैद्युत धारा दे रहा है। और वैद्युत धारा जब किसी वायर में फ्लो करती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो यहां तक हम आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मूव कर गए किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में आ गए। अब चुंबकीय क्षेत्र से हमारे वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब करंट चार्ज हमारा मूव किया तो चुंबकीय क्षेत्र हुआ। अब चुंबकीय क्षेत्र जब मिल गया तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया? एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखा कि हम चुंबकीय क्षेत्र से करंट कैसे बनाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र से जब करंट बनता है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र जब बन गया B, अब इससे हमें I चाहिए, B टू I। चुंबकीय क्षेत्र से हमें क्या चाहिए? करंट। जब करंट चाहिए तो यही घटना जो होती, जब चुंबकीय क्षेत्र से करंट हमें चाहिए तो वो घटना बन जाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अब अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। अभी तक तो हमने रिकैप लिया, पिछले जो रिवीजन कराया है। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है ये फिजिक्स में कब आया और किस घटना के कौन सा कॉन्सेप्ट फिजिक्स में जब लिया गया तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कॉन्सेप्ट आया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से पढ़ने से पहले आपको यह समझ आना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट जो रहा वो किस तरीके से रहा। इससे पहले क्या था? तो इस सबसे पहली पोजीशन जो थी चार्ज की, चार्ज से हमारा रेस्ट कंडीशन में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता था। चार्ज हमारा मोशन कंडीशन में आया, विद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया तो वो करंट देने लगा, विद्युत करंट बन गया, विद्युत धारा बन गई।
विद्युत धारा जब किसी वायर में फ्लो की तो उस फ्लो करने से वो वायर के चारों तरफ क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। अब जब चुंबकीय क्षेत्र मिल गया वैद्युत धारा से, अब इस चुंबकीय क्षेत्र से हमें वैद्युत धारा कैसे मिले, इस घटना को जब स्टडी किया गया, और इसको स्टडी किया किसने, माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने, जो माइकल फैराडे भैया थे, उन्होंने जो ये इसका रिसर्च किया, तो उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे प्राप्त किया जाए, उस पे उन्होंने कई प्रयोग किए। तो आ जाते हैं वापस अपने प्रयोग पे। वही एक्सपेरिमेंट आपको हमें डिफाइन करके बताना है, और एक एक पॉइंट आपको हम समझाएंगे। किसी तरीके से वीडियो से इधर उधर ना जाए, बिल्कुल दिमाग स्थिर करके इस चीज को देखें। आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण आज के बाद कभी आप भूलेंगे नहीं। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट, फैराडे का प्रयोग क्या था, उन्होंने क्या किया था, एक कुंडली ली थी और कुंडली में एक गैल्वेनोमीटर लगाया था। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर बहुत ही सूक्ष्म करंट को भी मेजर करता है। इसमें क्या होता है, ये जो इसकी नीडल होती है वो 0 पे होती है, इधर भी रीडिंग होती है, इस तरफ भी रीडिंग होती है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर बहुत ही, अगर थोड़ा सा भी करंट, छोटा सा भी करंट में परिवर्तन अगर कुंडली में आता है, इस लूप में आएगा, तो जरूर वो डिफ्लेक्शन देगा। तो इसलिए हमने थोड़े से करंट का भी परिवर्तन आता है तो यहां पे गैल्वेनोमीटर में शो करेगा। तो एक तो ये हमने कुंडली ली, और दूसरी हमने एक मैग्नेट ले ली, चुंबक ली है, एन पोल और एस पोल। आपको पता है मैग्नेट में क्या होता है, एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और एस पोल में होते हुए फिर से एन पोल पे आ जाती हैं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं का अस्तित्व तो कभी खत्म नहीं होता है। तो यहां पे हमने एक मैग्नेट ली है और मैग्नेट के पास एक कुंडली है, ठीक। अब हमने क्या किया कि मैग्नेट का जो वेलोसिटी है ये स्थिर अवस्था में है, v इक्वल टू यहाँ पे 0 है, मतलब मैग्नेट हमारी मूव नहीं कर रही है। किसकी तरफ, लूप की तरफ। जब लूप की तरफ मैग्नेट, लूप मूव नहीं करेगी तो करंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो ये कॉइल है और इसकी जो पारस्परिक अगर गतियां नहीं है, रिलेटिव सापेक्ष गति नहीं है दोनों में, तो करंट वहां पे नहीं होगा। उसका कारण अभी हम बताएंगे, ध्यान से देखें। तो पहली कंडीशन आप अभी ये देखिएगा, जब हमारी मैग्नेट है वो स्थिर अवस्था में है, इस और कॉइल यहां पे रखी है, उसकी तरफ ये मूव नहीं कर रही, तो इस टाइम पे करंट I इज इक्वल टू 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब आपने क्या किया, एक मैग्नेट को आपने v वेलोसिटी से मूव कराया, किस तरफ, कॉइल की तरफ। जो ये कुंडली रखी है, इस कुंडली की तरफ आपने v वेग से मूव कराया। जब मूव कराएंगे v वेग से कॉइल की तरफ, तो इसमें करंट फ्लो होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया, तो डिफ्लेक्शन आएगा तो करंट I पहले 0 था, अब इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि करंट की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन करंट इस लूप में है, इस जो भी कुंडली है उसमें करंट है, इसीलिए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला। थर्ड कंडीशन में आए, अब हमने क्या किया, मैग्नेट को मूव करा के तो हम कुंडली के पास ले गए, लेकिन अब हमने क्या किया, इस मैग्नेट को कुंडली के पास रख दिया, मूव नहीं करा रहे, गति इसकी हमने क्या कर दी, 0, v इक्वल टू 0। जब इसकी गति हमने 0 कर दी, तो फिर से कुंडली में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर से कुंडली में कोई भी करंट, मतलब I इक्वल टू 0, गैल्वेनोमीटर फिर से 0 पे आ गया, ठीक है। पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना आप समझ गए होंगे। आते हैं थर्ड घटने पे, जो फोर्थ है, फोर्थ पे आएंगे। इसमें क्या है, कुंडली हमारी ये है और मैग्नेट को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। मैग्नेट को क्या किया हमने, कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। जब दूर ले जा रहे हैं तब फिर से डिफ्लेक्शन मिला और करंट में फिर से मिला, करंट I इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या किया, कुछ दूरी पर ले गए और मैग्नेट को फिर से हमने रख दिया, मैग्नेट की वेलोसिटी हमने फिर से 0 कर दी, करंट फिर नहीं मिल रहा है। तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, इसमें क्या
चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें सभी पांचों घटनाओं को, तो आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है, इससे क्या चीज परिवर्तित हो रही है। पूरी जितनी भी लूप आपको हमने बना के दिखाई है, जो ये कुंडली बनी है पांचों, तो आपके दिमाग में क्या चीज यहां पे आई। जब कुंडली मूव कर रही है, जब गतिमान है, तभी करंट फ्लो हो रहा है। गतिमान जब नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। चाहे वो दूर रखी हो, चाहे वो पास रखी हो, दोनों कंडीशन में करंट नहीं मिल रहा है। लेकिन कब करंट मिल रहा है? जब जो भी मैग्नेट है वो कुंडली की तरफ चलेगी, तो इस कंडीशन में हमें करंट मिल रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों करंट मिल रहा है, इसका कारण क्या है। करंट पहले क्यों नहीं मिल रहा था, स्थिर होने पे क्यों नहीं मिल रहा है, और गतिमान पे क्यों मिल रहा है। ठीक है, उसका कारण ये है क्योंकि जब आयन पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जनरेट होगी, तो जब ये स्थिर है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ तो यहां भी पास होंगी ना, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास होंगी, तो फील्ड लाइंस फिक्स है, केवल दो ही पास हो रही यहां से। सपोज दैट दो यहां से पास हो रही, तो लेकिन फील्ड लाइन में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है परिवर्तन पर डिपेंड करती है। परिवर्तन होना चाहिए। जैसे हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर जब होते हैं तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती हीट, तो हीट फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के। तो जब तक कोई चीज परिवर्तित क्या हो रहा है, हमारा हीट हमारी ट्रांसफर हो रही है हायर टेम्परेचर से लोअर, अधिकतम ताप से निम्नतम ताप की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। पोटेंशियल में जब होता है, पोटेंशियल जब तक डिफरेंस नहीं होता तब तक चार्ज का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह की घटना है जैसे कोई भी पानी की टंकी ऊपर रखी है और नीचे कोई बेस पे एक रखी है, तभी वाटर का फ्लो होगा। मतलब लेवल का परिवर्तन आपने कर दिया। तो जब तक परिवर्तन आप करेंगे तभी कोई घटना घटित होती है। तो नेचर में भी यही है कि आप परिवर्तित होंगे किसी चीज के लिए, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो परिवर्तन यहां मेन चीज है जो चेंज हो रही है कोई चीज। जब तक चेंज नहीं है, कांस्टेंट है, तब तक कोई भी कुंडली में करंट नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट होके फ्लो कर रही है, कुंडली में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी चेंज नहीं है। अब आपने क्या किया, इस मैग्नेट को जब इसकी तरफ ले गए, तो जैसे जैसे इसके पास पहुंचेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या इससे बढ़ेगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी और जो विद्युत चुंबकीय रेखाएं, जो जिसको विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, इनकी जो संख्या होती है उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसी को कहते हैं, इसकी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब यहां पे फील्ड लाइन में परिवर्तन आया, सपोज दैट जैसे जैसे इसको हमने इस कुंडली की तरफ ले गए, तो फील्ड लाइन पहले 2 मिली, इससे पास हुई, और पास ले गए 4 हुई, 6 हुई, इस तरीके से फील्ड लाइन में परिवर्तन लगातार मिल रहा है। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं लगातार इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या में परिवर्तन आ रहा है। तो परिवर्तन जब आया तो इसमें क्या हुआ, करंट पास हो गया। थर्ड घटना पे बात करते हैं। अब क्या किया, जैसे हम यहां तक लेके गए, लास्ट में 2 4 6 पे हमने क्या किया, स्थिर कर दिया। अब इससे 6 फील्ड लाइंस तो पास हो रही हैं, लेकिन 6 से 8 नहीं हो रही, 6 से 4 नहीं हो रही, केवल फिक्स 6 जा रही हैं। तब भी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने से फ्लक्स में चेंज नहीं आता है, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो फील्ड लाइन का मेजरमेंट होता है। और फ्लक्स परिवर्तन कब होगा, जब फील्ड लाइन की संख्या या तो बढ़ जाए या फिर घट जाए। अब आप क्या करेंगे, जब इसको हम यहां तक लेके आए तो वेलोसिटी इसकी हमने क्या कर दी, 0 कर दी।
तो इस स्थिति में इससे कांस्टेंट फील्ड लाइन पास हो रही है। जो मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इससे निकल रही है। फिर से इसके डिफ्लेक्शन नहीं मिला गैल्वेनोमीटर में। दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इसको जो मैग्नेट है हमारी, इसको हमने इसके अपोजिट साइड में मूव कराया, इससे विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में जब मूव कराएंगे तो सपोज दैट अगर यहां से इस समय 6 लाइन पास हो रही है फील्ड लाइन, जब इसको दूर ले जाएंगे तो फील्ड लाइन घटेंगी कि बढ़ेंगी? दूर ले जाएंगे, सीधे से कॉन्सेप्ट है, फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो फील्ड लाइन यहां से घटेंगी, 4 हो गई, 2 हो गई। तो फिर से देखो, यहां पे फ्लक्स कुछ होगा, इस जगह फ्लक्स कुछ होगा, यहां पे फ्लक्स कुछ होगा। चुंबकीय फ्लक्स में फिर से परिवर्तन आ गया। तो परिवर्तन आएगा, तुरंत यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट हमें मिला, मतलब करंट जीरो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं। थर्ड घटना हमने क्या की, अब हमने कुछ दूर तक मूव करने के बाद में इसको यहीं पे स्थिर कर दिया, वेलोसिटी जीरो कर दी, तो फिर से हमें करंट नहीं मिल रहा। तो सभी घटनाओं से आप समझ सकते हैं, पूरी जितनी भी कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, इन सभी घटनाओं से आप समझ सकते हैं, जब हम कुंडली और चुंबक का पारस्परिक गतियां, उनकी सापेक्ष गतियां होती हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं में जो कुंडली से पास हो रही वो परिवर्तित हो रही हैं। जब परिवर्तित होंगी तो उसमें धारा बहती है। तो धारा बहती है, इसका मतलब क्या है? इसी घटना को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब क्या है? यहां पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे आपको हम समझा सकते हैं, जब रिलेटिव मोशन हो रहा है किसके बीच? कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति हो रही, उसी को हम बोलते हैं क्या? सापेक्ष गति। सापेक्ष गति, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। तो आप सापेक्ष गति का मतलब क्या समझ रहे हैं? सापेक्ष गति है क्या? हमने क्या किया, ये 2 मार्कर आपको दिखाई दे रहे हैं, ए भी 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से मूव कर रहा है, ए भी 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ जाएंगे। तो ये सापेक्ष गति नहीं है। सापेक्ष गति क्या होती है कि दोनों की वेलोसिटी में परिवर्तन हो। परिवर्तन अगर नहीं है तो फ्लक्स लाइन में परिवर्तन नहीं होगा। कुंडली भी आप 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मूव कर रहे हैं और चुंबक को भी मूव करा रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तब भी फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि रहेंगे तो साथ में ही, दोनों एक साथ ही रहेंगे। जब एक की वेलोसिटी ज्यादा हो, एक की कम हो, तभी तो सापेक्ष गतियां होंगी। तो सापेक्ष गति अगर है, चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन अगर है, तो रिलेटिव मोशन की कंडीशन में क्या होता है? फाई बी जो फ्लक्स होता है, इसी को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर करता है। किसको करता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब चुंबकीय बल रेखाओं का मेजरमेंट फाई बी है, तो फाई बी तभी चेंज होगा, इसमें चेंज तब आएगा, ये डेल्टा फाई बी तब बनेगा जब फ्लक्स लाइन में परिवर्तन होगा कुंडली। जब फ्लक्स लाइन में परिवर्तन हो जाता है तो ये क्या करता है? तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? ईएमएफ। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ जनरेट हो जाता है। जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युत वाहक बल क्या करता है? इसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा। क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। एक धारा उत्पन्न हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा। इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। ये इंड्यूस्ड करंट है।
तो आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप प्रेरित धारा और विद्युत बाहुबल, क्योंकि कई टर्म ऐसे होते हैं जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको इंग्लिश में ही वहां पे टर्म दिए जाएंगे, तो आपको पता होने, दोनों बाइलिंगुअल आपको पढ़ना चाहिए। बुक में भी आप बाइलिंगुअल पे ध्यान रखें। एक ही लैंग्वेज को आप पकड़ के चलेंगे तो कई चीजें आपकी मिस हो जाएंगी, इसलिए बाइलिंगुअल आप जरूर पढ़ें। कुछ चीजें इंग्लिश में पढ़ें, जिस तरीके से आपकी समझ हो उसी तरीके से आप पढ़ें। बिल्कुल एक लैंग्वेज को पकड़ के न चलें कि आप हिंदी बिल्कुल पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कम से कम कुछ ऐसे टर्म होते हैं उनको इंग्लिश में जानना सीखे। तो यहां पे आपने टोटल जो एक्सपेरिमेंट फैराडे के हैं, उस फैराडे के एक्सपेरिमेंट को आपने बहुत अच्छे से समझा है। जब रिलेटिव मोशन होता है, सापेक्ष गतियां होती हैं कॉइल और मैग्नेट के बीच में, तभी फ्लक्स में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन जब होगा तभी उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होगा तभी उसमें इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे नियम दिए हैं, फैराडेज लॉ। तो पहला जो नियम है वो यही है जो आपको हमने बताया कि जब कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गतियां होती हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन आता है। फ्लक्स परिवर्तन से उसमें विद्युत वाहक बल, उस परपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होती है, एक करंट फ्लो हो जाता है। उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, तो प्रेरित धारा और ये जो घटना होती है उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। ठीक, इसके बाद क्या है, सापेक्ष गति हो गई, परिवर्तन हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। तो ये पूरी घटना हो गई विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ में क्या है, सेकंड लॉ में आप फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ लगभग मिले हुए हैं। थर्ड लॉ, कुछ बुक में सेकंड लॉ को ये डिफाइन किया गया है कि अब आपने क्या किया, गति तो हो रही है, गति होने के साथ साथ ये दूर जा रहा है, ये पास आ रहा है, दो चीजों में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। देख सकते हैं आप, करंट दो कंडीशन में फ्लो हो रहा है, शेष कंडीशन में कहीं फ्लो नहीं हो रहा है। जब गतिमान रहेंगे आप, मैग्नेट को गतिमान रखेंगे तभी चेंज आएगा। यही आपके साथ नेचर में है। आप स्थिर हो गए, पढ़ाई कर ली, शांत हो गए, तो आप में भी वही फिक्स है, जितनी नॉलेज है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। जब तक आप दौड़ो भागोगे नहीं, कुछ चीज सोचोगे नहीं, तो आपके दिमाग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सेम आप दिमाग के हिसाब से अपना जो दिमाग में आपके जो चेंज जिस तरीके से आते हैं, जब आप स्टडी करते हैं, आप अपने को मूवेबल रखते हैं, तब आपका कुछ परिवर्तन आता है दिमाग में। उसी तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी समझने की कोशिश करें कि जब परिवर्तन होता है मैग्नेट का, या तो मैग्नेट कॉइल की तरफ जाए, या कॉइल मैग्नेट की तरफ आए, या फिर इनमें गतियों में परिवर्तन किया जाए, तो फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अब गतियां कई तरह की, जैसे कभी हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किए, अब हमने क्या किया, इसमें फ्लक्स परिवर्तन तो आया, डेल्टा फाई तो हो गया, लेकिन ये डेल्टा फाई टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, अब हमने क्या किया यहां पे, जैसे हमने इस जगह बता दे रहे हैं फैराडे का जो सेकंड लॉ है उसको कैसे समझेंगे। देखो, इसको हमने बहुत तेजी से मूव किया, तेजी शब्द हमने यूज किया, तो इसका मतलब क्या, टाइम आ गया। जब गति कम है, जब गति ज्यादा है, तो आप कम ज्यादा वो कैसे बताते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज मूव कर रही, बहुत तेजी से जा रही है, तो आप बताते हैं इतने मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, इतने किलोमीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, या इतने घंटे के पे जा रही है, इतने किलोमीटर। तो ये सब क्या है, टाइम का भी तो है। एक जगह से दूसरे जगह से हम बहुत कम समय में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब हमारी गति ज्यादा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम देर से पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारी गति बहुत ही कम है। तो वही चीज है यहां पे आपको एक, जब फैराडे सेकंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम मैग्नेट को मूव तो करा रहे हैं कुंडली की तरफ, लेकिन इसका मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसको मूव करा रहे हैं कुंडली की तरफ, तो इसके फ्लक्स में जो चेंज आएगा, इसको हम लिख सकते हैं
फ्लक्स चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा फाई, क्या लिखते हैं डेल्टा फाई और सफिक्स में बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ही हमने लिखा था। आप इससे पहले के वीडियो जो प्रीवियस वीडियो हमारे देखेंगे तो उसमें जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स टर्म यूज किया हमने, वहां हमने फाई से डिनोट किया है, और वहां पे हमने बताया भी है कि हम इसको फाई क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाएंगे तो वहां फाई बी लिखेंगे, तो ये फाई बी है, ठीक है। अब ये हमारा चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हम कुंडली को बहुत तेजी से ये मैग्नेट कुंडली की तरफ बहुत तेजी से ले गए या तेजी से दूर ले आए, तो दोनों स्थितियों में टाइम का रोल है, ठीक। अब इसका जो फ्लक्स चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके बराबर होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उत्पन्न होता है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके बराबर हो जाता है। यही फैराडे का सेकंड लॉ है। अब आपने कहा माइनस क्यों लगा दिया, तो माइनस हमने इसलिए लगा दिया, इसको हम बताएंगे जब लेंज का नियम आपको बताएंगे तब हम डिफाइन करेंगे कि हमने माइनस क्यों लगाया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद हम बताएंगे आपको इससे किस तरीके से हम फ्लक्स नेक्स्ट में फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो आपको टोटल एक बार फिर से मेमोराइज करा दें। टोटल हमारा कॉन्सेप्ट डिपेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। मूवमेंट करने से फ्लक्स लाइन में परिवर्तन आता है, चेंज आता है। तो परिवर्तन शब्द आपको याद रखना है इस वीडियो में, क्या रखना है, परिवर्तन, चेंज क्या है। अगर चेंज आप समझ गए तो आपको आ जाएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जहां चेंज होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना होगी, अदरवाइज वहां और जगह कहीं भी घटना इस तरीके की नहीं होगी। तो चेंज शब्द, परिवर्तन आप अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आपको बताया था वैद्युत फ्लक्स, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो हमने बताया था, जो नंबर ऑफ लाइंस, जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास ले जा रहे हैं तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाती हैं, और जब कॉइल से दूर ले जाते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस घट जाती हैं। तो जब बढ़ेगी घटेगी तो वहां पे क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन आए, क्योंकि जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स है, ये नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही मेजर करता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स जब वैद्युत बल रेखाओं में लगातार परिवर्तन आएगा, मैग्नेट के मूवमेंट के हिसाब से जब परिवर्तन आएगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा। अब आपको यहां पे हम बताना चाह रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को मेजर करता है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफाइंस द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई बी से, फाई सफिक्स में बी। अब फाई बी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी, इसी को हम बोलते हैं ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या है, वहां पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू डेल्टा ए या फिर डी ए, इसी को बी डॉट डी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वेक्टर क्वांटिटी है और डी ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको एरियल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एरियल वेक्टर। जो एरियल वेक्टर होता है सदैव परपेंडिकुलर, जैसे इस बोर्ड का जो एरियल वेक्टर होगा वो बोर्ड से बाहर की तरफ होगा, ये एरियल वेक्टर होता है। तो एरियल वेक्टर हरदम परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्या किया आपने, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एरियल वेक्टर को क्या किया, प्रोडक्ट कर दिया। अब देखो डॉट क्यों लगा दिया, डॉट इसलिए लगाया क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शनल डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इसमें नहीं है केवल मैग्नीट्यूड होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस का मेजरमेंट है। तो नंबर ऑफ लाइंस है क्या, एक मैग्नीट्यूड है ना, कि कितनी लाइंस पास हो रही किसी सरफेस से, उसका एक नंबर है।
तो नंबर होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो जब कोई भी क्वांटिटी हमारी है, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड केवल है और डायरेक्शन नहीं है, तो वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए हमने क्या किया, जब फाई बी को लिखा तो इन दोनों क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, अदिश गुणन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट लिया, इसके किसके कारण, इस फ्लक्स के कारण, क्योंकि फ्लक्स हमारा अदिश राशि है, ठीक। अब देखो, जब डॉट प्रोडक्ट को आप हटाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, फाई बी इक्वल बी डी ए कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन एरियल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये हो जाएगा बी डी ए कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा साइन थीटा, इधर होगा कॉस थीटा, तो यहां पे हो जाएगा डीए कंपोनेंट जो हो जाएगा इसका एरियल वेक्टर का डीए कॉस थीटा और डीए साइन थीटा। तो यहाँ पे डीए कॉस थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा उसी कंपोनेंट को हम लेंगे। लेकिन अगर कंपोनेंट के टर्म में देखें तो इस तरीके से अगर डॉट प्रोडक्ट इसका खोलेंगे तो फिर तब भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब सेकंड डायग्राम पे आते हैं, जो सेकंड हमने फिगर दिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो एरियल वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं, दोनों डायरेक्शनल है, मींस दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में है एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इनके बीच का जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हमारा मैक्सिमम होगा। अगर मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन आपसे पूछी जाए तो थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो बी डी ए हो जाएगा। बच्चों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डॉट हट जाएगा, डॉट नहीं लगाएंगे आप, क्या करेंगे, डॉट हट जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप हटा चुके हैं, तभी तो बी डी ए कॉस थीटा लिखा। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स आ गया, ये क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स। आप क्या करेंगे, इसी में आपको हम बता दे रहे हैं कि मिनिमम फ्लक्स कब मिलेगा, मिनिमम फ्लक्स की कंडीशन कब होगी। तो मिनिमम फ्लक्स आपको मिलेगा जैसे आपने ये कॉइल ले ली, इस तरह की कोई भी लूप है, ठीक है, ये क्लोज लूप है। अब इस लूप से इसका जो एरियल वेक्टर होगा परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के, तो ये आप दिखा दीजिएगा डीए की डायरेक्शन या ए वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक। अब जो इसकी ये फील्ड लाइंस जो आ रही है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां पे आप देख रहे होंगे जो थीटा एंगल बनेगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस कंडीशन में जो फ्लक्स हो जाएगा फाई बी इक्वल, ये बहुत ही मिनिमम होगा, लगभग 0 हो जाएगा, बी डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। कॉस 90 हो जाता है 0, तो यहाँ पे मिलता है फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स मिलेगा हमारा फाई बी मिनिमम इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ लाइंस की काउंटिंग आप लोग इसमें नहीं कर सकते। जब या तो इससे थीटा एंगल पे हो या फिर इससे पैरेलल लाइंस पास करें, वैसे मेन कॉन्सेप्ट तो इसी का है, नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल है, तो उस कंडीशन में आपको फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स जो होता है फाई बी इक्वल टू बी डी। चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल देते हैं तो चेंज ऑफ फ्लक्स बी डी फाई बी निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का। अभी आपको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विषय में बताया, तो हमने रिलेटिव मोशन बताया है कॉइल्स और चुंबकीय जो चुंबक होती है दोनों के बीच, मैग्नेट एंड कॉइल्स के बीच में। फिर हमने फ्लक्स डिफाइन किया। इसके बाद में आपको फैराडेज लॉ का नोट करना, आप नोट कर सकते हैं। फैराडेज लॉ में फर्स्ट लॉ आपको हमने बता दिया, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। जब हमने रिलेटिव मोशन दिखाया है, फ्लक्स चेंज दिखाया है, फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होने से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। ये पूरी घटना जो होती है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को फर्स्ट लॉ कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द सर्किट चेंजेज
प्रोड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ क्या हो जाता है? प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो ये फर्स्ट लॉ है। जब आपने क्या किया, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले गए या कॉइल से दूर लाए, कॉइल के जब पास ले जाएंगे तो फील्ड लाइन में बढ़ेंगी, कॉइल से दूर ले जाएंगे तो फील्ड लाइन घटेंगी, तो इसमें फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। तो उत्पन्न हो जाता है, तो ये फर्स्ट लॉ फैराडे का डिफाइन कर रहा है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ में हमने आपको बताया था कि अगर मूवमेंट है तो तेजी से मूव कर रहे हैं, किसकी तरफ? कॉइल की तरफ, या कॉइल मैग्नेट की तरफ आ रही है, या फिर आपने क्या किया, कॉइल को तेजी से मैग्नेट से दूर ले गए। तो स्पीड शब्द या तेज शब्द जो यूज किया हमने, तो ये टाइम को भी मेजर कर रहा है। तो जब फ्लक्स हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, ठीक है, डी फाइव ई अपॉन डेल्टा टी या डी टी, डी फाइव ई अपॉन डी टी, तो ये क्या करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर देता है। बात वही है, आपने उसका मूवमेंट तेजी से किया है तो फिर फ्लक्स चेंज आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द, देखो वही आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या हुआ? टाइम। आपने क्या किया इसमें? टाइम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आप जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्लक्स चेंज के, डी फाइव अपॉन डी टी। डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं ना, इसी को डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। आपको हमने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी कब डी फाइव अपॉन डी टी होगा? जब टाइम जो चेंज होता है वो बहुत ही कम हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो डेल्टा फाइव जो होगा, सॉरी डेल्टा फाइव जो होगा, इसी को फाइव ही लिख देते हैं, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, ये बन जाएगा डी फाइव अपॉन डी टी। याद करो मैकेनिक्स का, इस जब वेलोसिटी आप पढ़ते थे उस चैप्टर को याद करो जहां डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो वहां पे डेल्टा टी टेंस टू जीरो जब बहुत ही इंस्टेंटेनियस चेंज आता है तो उस चेंज के लिए उसी टर्म को हम लिखते हैं डी फाइव अपॉन डी टी। अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन का यूज करते हैं क्योंकि ये क्या करता है? फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। ये हम लेंजला जब बताएंगे आपको उसमें डिफाइन करेंगे। तो ये हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? डी फाइव अपॉन डी टी पे। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन दिए गए, नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो फ्लक्स को किस तरीके से लिख सकते हैं? तो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू एन दी गई तो यही बन जाएगा E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव ई अपॉन डी टी, या डी माइनस एन का मल्टीप्लाई आपने किया तो यहां आ जाएगा डी फाइव अपॉन डी टी। अब यहां पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन को क्या कहते हैं? एन इज द नंबर ऑफ टर्न, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, ये है क्या? फेरों की संख्या। अब आयन का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर तो यहां पे आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी, इसको लिखते हैं एन फाइव ई। अब एन फाइव ई क्या है? ये टर्म क्या है? इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। एन फाइव ई क्या होता है? फ्लक्स लिंकेज। इसी को कहते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे विद इन द कॉइल, इसी को बोलेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विद इन द कॉइल एन फाइव, इसी को फ्लक्स लिंकेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स लिंकेज, ग्रंथिकाओं की संख्या फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। तो ये टर्म आपको पता चल गया, एन डी फाइव अपॉन डी टी। अब आपने यहां पे देखा होगा कि फाइव ई क्या है? फाइव इक्वल टू होता है वी ए कॉस थीटा या कॉस फाइव, जो भी लिखें। तो फाइव ई यहां फ्लक्स, अब फ्लक्स को हमें चेंज करना है तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस आयन हो जाएगा डी फाइव की जगह वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन डी टी
यहां पे आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बंद करो जल्दी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड थ्री क्वांटिटीज। वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल। तो फील्ड में जो चेंज आता है, यहाँ पे फ्लक्स चेंज आएगा। तो एरिया, कोई भी फील्ड का एरिया अगर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगी, एरिया डिक्रीज कर रहा है फील्ड लाइंस डिक्रीज करेंगे। जैसे आपने लिया कोई भी सरफेस एरिया आपने ले लिया, यहाँ पे यहां से फील्ड लाइंस पास हो गई। अब इस एरिया को आपने क्या किया, कम कर दिया, तो फील्ड लाइंस कम हो गई। ठीक है, इसी तरह से और भी एरिया आपने कम कर दिया तो फील्ड लाइंस, तो एरिया चेंज हो रहा है। आपने A1, A2, A3, तो ये एरिया सबका कम हो रहा है, फील्ड लाइंस में परिवर्तन आ रहा है। तो फील्ड लाइंस में जब चेंज आएगा तो अब क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा। फ्लक्स क्या करेगा, एरिया ज्यादा है तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, एरिया कम होता जाएगा फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से फ्लक्स में भी चेंज आता है। तो एरिया चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या चेंज आएगा, इस वैल्यू में, ई के वैल्यू में। इसमें चेंज जो आएगा, जैसे एरिया चेंज हो रहा, अन्य क्वांटिटी सभी कांस्टेंट है, और क्वांटिटी क्या है, एंगल कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट दिया गया। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहां पे जो चेंज आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ में, तो यहां पे लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल माइनस एन, आपको पता है जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं डिफरेंशिएशन से। तो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, बी और कॉस, तो बी कॉस थीटा को बाहर कर लिया। तो चेंज क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dA अपॉन dt। ये फार्मूला जो आपको हम बता रहे हैं ये न्यूमेरिकल के लिए यूजफुल है, इसलिए आपको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अच्छा, दूसरे पे आते हैं। अगर फ्लक्स जो चेंज आ रहा है ओनली मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो अन्य क्वांटिटी क्या होगी, वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, बी। वेरिएबल क्या हो रहा है, बी। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एरिया, ए कांस्टेंट है, और दूसरा क्वांटिटी क्या है, थीटा कांस्टेंट है। ठीक, जब ए थीटा कांस्टेंट होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस एन ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन dt। इसके लिए ये आ जाएगा। बस आपको न्यूमेरिकल में ध्यान देना है कि क्वांटिटी कौन सी वेरिएबल है, किसके लिए आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक, तो फर्स्ट हमने वेरिएबल लिया था एरिया, एरिया चेंज हो रहा था, आपको बता दिया, डायग्राम में बताया किस तरीके से एरिया चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने पे भी यहाँ पे इस फार्मूले को, तो वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब लास्ट है टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी का यूज आपको 90% न्यूमेरिकल में इस फार्मूले का यूज मिलेगा। तो यहाँ पे थीटा अगर चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, कॉस थीटा। तो थीटा चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बी कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, और बी के साथ एरिया ए भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, तो चेंज क्या हो रहा है, ई इक्वल टू माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी। तो चेंज क्या है, कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा का वेरिएशन आपको निकालना है, तो ये आपको ये सभी फार्मूले को याद रखना पड़ेगा। अब कॉस थीटा का वेरिएशन क्या होगा, थीटा क्या होता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होती है, ओमेगा को लिखते हैं थीटा अपॉन टी। क्या लिखते हैं, थीटा अपॉन टी। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ पे जब ओमेगा टी हम यूज करेंगे टर्म, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ई इक्वल टू माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी
क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करेंगे cos का तो माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा का भी करेंगे तो ओमेगा dt, तो यहां से आ जाएगा इक्वल टू प्लस बन जाएगा ये एन बी ए ओमेगा, यहां बन जाएगा साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी को हम थीटा भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख दे, जो भी आपको लिखना है, ये टर्म आपको मिलेगा। इसी को इक्वल टू ई नॉट भी बोल देते हैं, और एन बी ए ओमेगा जो होता है यही मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसी को हम लिख सकते हैं इस फार्मूले को इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, जिसको बी इक्वल टू बी नॉट साइन थीटा निकालते थे ना जब हमने वहां पे एसी करंट बताया था, अल्टरनेटिव करंट का जब हमने आरएलसी सर्किट डिफाइन किए थे, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, तो वहां v इक्वल टू बी नॉट साइन थीटा और cos थीटा के टर्म में हम निकालते थे, b इक्वल टू बी नॉट cos थीटा, i इक्वल टू आई नॉट, तो उसी तरीके से ईएमएफ का फार्मूला होता है e इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। अच्छा, ई नॉट क्या है, मैक्सिमम चेंज इन ईएमएफ, तो उसकी वैल्यू कितनी है एन बी ए ओमेगा, अगर मैक्सिमम चेंज पूछ रहा है तो फिर आपको एन बी ए ओमेगा रखना है, तो ई नॉट की वैल्यू वहां पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये पूरा जो भी हमने आपको बताया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज होता है, तो उसके पूरे तीनों टर्म आपको हमने बता दिए, इनको नोट करना और स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है लेंज लॉ। तो लेंज के लॉ में आपको अभी फैराडे सेकंड लॉ में बताया था, E इक्वल टू क्या होता है माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, या E इक्वल माइनस डी फाइव ई अपॉन डी टी। तो हमने कहा था माइनस जो इसमें रहता है इसको हम लेंज लॉ में डिफाइन करेंगे, माइनस क्यों लगाते हैं, ठीक। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट इज ऑलवेज flows in such direction that oppose the change। ये क्या चेंज को अपोज करता है, इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक हमने लूप ले ली, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लूप के पास मैग्नेट लेके जा रहे हैं, ये एस पोल है और ये एन पोल है, ये मैग्नेट ले रहे हैं, क्योंकि एन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उत्पन्न होकर एस से होते हुए फिर एन पे जाती है, तो एन हमने यहां पे लिया। अब ये फील्ड लाइन से यहां पे हमने एक पैरेलल ले दिया, ये लूप है, कोई मैग्नेटिक लूप दी गई। अब इसमें करंट की जो डायरेक्शन है, ये करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होती है, जैसे ये करंट की डायरेक्शन जा रही बोर्ड के अंदर की तरफ, तो अंगूठे की डायरेक्शन की तरफ एन पोल होता है, ये कौन सा पोल बन जाएगा एन, और इसके अपोजिट में एस पोल हो जाएगा। इसको ध्यान देना है थोड़ा सा, इस तरीके से लेते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपको लॉस हमने बताए थे। तो इसमें जब रोटेशन, उंगली का जो रोटेशन होगा उस डायरेक्शन में लेंगे, तो अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी उस तरफ एन पोल बनता है। तो इसमें क्योंकि जो धारावाहिक प्रणालिका होती है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बन गई। जैसे ये आपने बार मैग्नेट लिया है, उसी तरीके से ये भी मैग्नेट है। अब मैग्नेट में इसमें आयन और एस पोल आप नहीं बता सकते, बताएंगे तब जब आप डायरेक्शन ऑफ करंट जानते होंगे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन जो होगी आप उंगली के हिसाब से देख सकते हैं कि उंगली से जिस तरीके से रोटेशन उंगली का होता है अंदर की तरफ, ये एन पोल बन जाता है और ये एस पोल है, ठीक। अब हम मैग्नेट को इसकी तरफ ले जा रहे हैं, तो जब मैग्नेट को मूव कराएंगे, इससे पहले हमने बताया था आपको कि जो मूवमेंट होता है जब ही परिवर्तन होगा फ्लक्स में, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो जब तक मैग्नेट को आप लूप की तरफ नहीं ले जाएंगे या मैग्नेट को लूप से दूर नहीं ले जाएंगे, तब तक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। तो फ्लक्स में चेंज तब आएगा जब मैग्नेट हम इसकी तरफ ले जाएंगे। तो मैग्नेट जब इसकी तरफ ले जाएंगे तभी फ्लक्स में चेंज आएगा। तो फ्लक्स में जो चेंज आया, जिसके कारण ये करंट इसमें फ्लो हुआ,
ये क्या हुआ, करंट, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये इंड्यूस्ड करंट इसमें जनरेट हो गया इस वायर में, जो ये वायर आपको दिखाई दे रहा है। तो एक इसका पोल बन गया एन और एक बन गया एस। तो ये जो एन पोल है ये इस मैग्नेट को, मैग्नेट हम इसकी तरफ ले जा रहे हैं, जैसे ही एन पोल यहां बनेगा ये क्या करेगा, इस मैग्नेट को अपोज करेगा। मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा, तभी इसमें क्या होगा, तभी इसमें उसी वर्क जितना करेंगे, जितना इसको पास ले जाएंगे, उतनी ही इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, उतना ही इस पे अपोजिट फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी वर्क करता है लेंज लॉ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे हो गया, आप कहेंगे सर कंजर्वेशन एनर्जी यहाँ क्या है, वर्क डन आप कर रहे हैं, वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। जैसे कोई भी आप ऊर्जा का क्या होता है, रूप में परिवर्तन होता है, ऊर्जा का लॉस नहीं कर सकते। जैसे हमने क्या किया, ये मार्कर लिए अभी हमारे हाथ में है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इसको छोड़ देंगे तो इसमें यही बन जाएगी गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा का क्या है, उसकी पोजीशन चेंज होने से ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है। केवल ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते, ऊर्जा को लॉस नहीं कर सकते, यही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हम कर रहे हैं, इसमें वर्क डन हम कर रहे हैं, मैग्नेट को ले जा रहे हैं, जितना पास ले जाएंगे उतना इसमें करंट फ्लो होगा। तो वही वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। अब देखो जब करंट ज्यादा फ्लो होगा तो एन पोल उतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो एन पोल से ये जो पोल होगा ये उतना ही इस मैग्नेट पे अपोजिशन फोर्स अप्लाई करेगा। तो वही चीज इसमें कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में किसी परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है एवं प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न हुई, इस मैग्नेट के मूवमेंट के कारण उत्पन्न हुई। और जब मूवमेंट का ही वो क्या कर रही, विरोध कर रही, मैग्नेट को क्या कर रही, बाहर की तरफ ले जा रही है। जैसे मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो ये क्या करेगी, इसको बाहर की तरफ फेंकेगी। तो आपको समझ में आ गया, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस फ्लक्स का जो नेगेटिव मतलब है, उसका मतलब ये है कि जो कॉइल होती है उसके जो पोल्स बनते हैं उस कॉइल में, जैसे ही फ्लक्स में चेंज आता है वो क्या करता है, इस फ्लक्स चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन को यूज किया गया। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो कॉइल होती है उसका जो मूवमेंट होता है उससे फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होने से क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है। इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, जब ये करंट जनरेट होगा तो यहाँ पे एन पोल बन जाएगी, एस पोल। अब मैग्नेट के एन पोल को ये क्या करेगा, रिपल्स करेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे आती है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ जाएंगे। अब देखो दूसरे में इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सेकंड केस क्या होगा, अब यहां पे हमने लिया, अब करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें। अभी इस तरीके से करंट जा रहा था, अब ये डायरेक्शन लेके आए, ये वायर है, इसमें इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो जब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, बाहर की तरफ करंट आएगा, तो एन पोल किधर बन जाएगा, ये, और एस पोल कहां बनेगा, ये। अब मैग्नेट जब हम इसके पास लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। यहां पे क्या होता है, रिपल्सन होता है, यहां रिपल्सन होता है, क्योंकि मैग्नेट का जो आयन पोल है, आयन पोल और दूसरा आयन पोल, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहां होगा रिपल्सन, क्या होगा, रिपल्सन। या एस एस पोल लेके आए तब भी रिपल्सन होगा, आयन और एस लेके आएंगे, ये आयन पोल है और ये एस पोल है, तो इनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींच लेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, लेंज लॉ इस जगह पे क्या होगा, यहां लेंज लॉ लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे क्या कर रहा है, जो चेंज हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इस कारण का जिससे वो चेंज हो रहा है उसका विरोध नहीं कर रहा, उसको क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम वर्क डन किसी सिस्टम पे हम ना करें तो वहां पे एनर्जी किस तरीके से जनरेट होगी। तो विदाउट वर्क डन हमें यहाँ पे एनर्जी मिल रही, ठीक।
तो यहां पे क्या होगा इस कंडीशन में, सेकंड जो कंडीशन, जब तक आप क्या करेंगे फ्लक्स चेंज का अपोज जहां पे हो रहा है, हमने जैसे आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन बताएगा और फैराडेज लॉ बताया था, उसमें क्या हमने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी चेंज, परिवर्तन। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेंज लॉ के लिए क्या है, अपोजिशन, अपोज करें, विरोध करें, जहां पे विरोध हो उस जगह पे लेंज लॉ होगा, जहां विरोध नहीं है वहां पे लेंज लॉ नहीं होगा। तो इस केस में सेकंड जो केस है यहां पे लेंज लॉ लागू नहीं होगा। लेंज लॉ किस जगह पे लागू होगा, फर्स्ट केस में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लेंज लॉ को डिफाइन करने के लिए हमने 4 एग्जांपल आपके सामने दिए हैं, 4 टाइप की लूप्स दी गई और मैग्नेट के मूवमेंट दिखाए गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। इससे आपको लेंज लॉ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लेंज लॉ में है क्या। बस टर्म आपको क्या याद रखना है, अपोजिशन, अपोज करना है तो वहां पे लेंज लॉ होगा। आपको पता है मैग्नेट का जो मूवमेंट होगा कॉइल की तरफ तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा वहां पे। तो फर्स्ट डायग्राम हमने जो फर्स्ट फिगर लिया है, मैग्नेट की डायरेक्शन, मैग्नेट मूव कर रही है किस तरफ, इस लूप की तरफ। जब लूप की तरफ जाएगी तो इसका अपोज क्या होगा, अगर यहाँ पे एस पोल होगा तो वो तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे एस पोल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पोल कौन सा होना चाहिए जो इसका अपोज करे। अगर आपको लेंज लॉ डिफाइन करना है तो यहाँ पोल कौन सा बनना चाहिए, एन। जब यहाँ एन बन जाएगा तो यहाँ कौन सा बनेगा, एस। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, मैग्नेट हमारी इस लूप से दूर जा रही है, तो दूर जाने का भी क्या होना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करेगी, कॉइल हमारी क्या करेगी, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन होगा, ये इसको आकर्षित करेगी। आकर्षित कब करेगी, जब इस पे एस पोल होगा और यहाँ पे एन पोल होगा। बहुत सीधी से आप समझ सकते हैं। सभी में दोनों कंडीशन देखो, ये इस तरफ जा रही है एन पोल, कॉइल इस लूप की तरफ जा रही, इसलिए यहां पे एन पोल होगा, तभी तो इसको अपोज करेगा, इसका विरोध करेगा, तभी तो इसमें लेंज लॉ होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये दूर जा रही लूप से, तब ये एस बन जाता है, तभी तो इसको अट्रैक्ट करेगा, विरोध करेगा इसका दूर जाने का। मतलब दोनों कंडीशन क्या है, विरोध की है, चाहे दूर जाए चाहे पास आए। अब दूसरी कंडीशन यहां पे थर्ड टर्म में आते हैं, पोल का एस पोल है जो वो जा रहा है किसकी तरफ, लूप की तरफ, तो लूप की तरफ एस पोल जाएगा तो यहां पे एस ही तो बनना चाहिए, यहां पे एन बनना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, तभी लेंज लॉ होगा। ठीक। फोर्थ में क्या है, अब ये क्या कर रहा है कि बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब इस लूप से दूर भाग रहा है, तो दूर भागने की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ एन बनेगा, तभी इसको अट्रैक्ट करेगा इसको, और यहां पे बन जाएगा क्या, एस। ठीक। तो आप ये ध्यान कर लें कि एन पोल एंड एस पोल ये दोनों क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। यहां पे क्या होता है, रिपल्सन, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। मींस यहां पे होगा एनएस पोल या एसएन पोल, इनमें होगा अट्रैक्शन, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यहां प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, यहां पे क्या होता है, आकर्षण, ये आकर्षित करते हैं, यहां आकर्षण होता है। ठीक। तो एन पोल में या एस पोल में प्रतिकर्षण होता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉइल मूवमेंट कर रही है तो फ्लक्स चेंज आएगा, फ्लक्स चेंज आएगा तो फ्लक्स चेंज को क्या करेंगे, एन का अगर मूव कर रही कॉइल की तरफ तो इसका विरोध एन इस चुंबक का कैसे करेंगे, जब यहां एन पोल होगा। अब देखो, अब यहां एन पोल बन गया। दूसरी चीज, पहली चीज तो आप समझ गए कि सभी जगह चारों फिगर में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। मैग्नेट जा रही है इस तरफ, मूव कर रही है, तो एन पोल यहां भी एन बन गया, ये क्या करने लगा, इसको भगाने लगा, हटो यहां से, तो इसको अपोज करने लगा। तब लेंज लॉ यहां पे आ गया, विरोध हो रहा, क्योंकि इसके जाने से इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट होने से इंड्यूस करंट हो रहा है, तो इंड्यूस करंट
जब जनरेट हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि जिस कारण से इसमें फ्लक्स चेंज आया, जिस कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया, उसी कारण का ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये क्या करेगा, एन पोल इसको रिपल्स करेगा। ठीक, वही चीज इसमें सेम। अब ये दूर जा रहा, डायरेक्शन आप देखें, ये दूर जाने का, ये पास आने का, ये पास आने का, ये दूर जाने का। जब पास आएगा तो सेम पोल बन जाएंगे, दूर जाएगा तो अपोजिट पोल हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना। अच्छा, दूसरी चीज, जब एन पोल बनेगा तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, एन पोल इधर तो बनता है अंगूठे वाली डायरेक्शन में, तो करंट क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा, यही तो होगा। और जब एस पोल बने, एन पोल इस तरफ आ गया, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ऐसे तो आएगा। ठीक है, इधर फिर से एन पोल बन रहा है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन इसमें भी सेम हो जाएगी। कुछ भी आपको करना नहीं है, केवल लेंज लॉ अगर आपको याद है, लेंज लॉ का अपोजिशन कंडीशन आपको पता है, तो आप करंट की भी डायरेक्शन बहुत आराम से बता सकते हैं, रिलैक्स होके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहां पे एस पोल है, आयन हमने दे दिया, अब ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये भाग कहां रहा, बाहर की तरफ, क्योंकि ये बाहर की तरफ जाने से इसमें फ्लक्स चेंज आ रहा है। अब आयन क्या कह रहा है, तुम्हें भागने से रोक रहा है इस मैग्नेट को, तो इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि मूवमेंट इसका बाहर की तरफ है, तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, तभी तो अपोज होगा। तो आयन पोल बन गया, तो डायरेक्शन आयन की अंगूठे की तरफ, तो डायरेक्शन करंट की क्या होगी, ये होगी, इधर जाएगा, ऐसे घूमेगा करंट। ठीक है, तो ये आयन पोल बन गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने 4 डायग्राम देखे हैं, चारों से आपको लेंज लॉ आप क्लियर हो गया होगा। इन डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगी, उसमें आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोई भी कॉइल है, उसमें आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसको आप डिफाइन करेंगे, और इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। नमस्कार।